क्या गोवा में 11 एमएलए थे कांग्रेस के, 8 तोड़ लिए गए? क्या गोवा में सरकार बनाने का संकट था? नहीं था। फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में बीजेपी है और वो फिर भी 8 एमएलए तोड़ दिया। इसका संकेत सीधा है। कुछ हो सकता है आहत हो जाए। जेएनयू की बीसी कह रहे हैं शिव शूद्र हैं, योगी कह रहे हैं कि हनुमान है, दलित हैं। तो मैं कह रहे हैं कि इतने संत हुए इस देश में, संत परंपराओं से उद्धार नहीं हुआ था। ये जाति का सवाल एक राजनीतिक सवाल भी है, एक राजनीतिक सवाल भी है, सामाजिक है। पॉलिटिकल सवाल तो पॉलिटिकली एड्रेस होंगे। हमको लगता है कि अली अनवर साहब को, आप लोग को जो है, हम भी रहेंगे साथ में, एक दूसरा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना पड़ेगा। और अभय जी ने बढ़िया बैकग्राउंड बना दिया कि जो इंटरनल डायनेमिक्स है या पसमानदा समाज के बारे में हमारी जो समझ है वो बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की जो मीटिंग है ये पूरा मेरी अपनी व्यक्तिगत राय राजनीतिक मीटिंग है और दावेदारी, हिस्सेदारी तो राजनीतिक सवाल है और इसको पॉलिटिकली ही एड्रेस करना पड़ेगा। फिलहाल हम समाज सुधार आंदोलन के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। एक दो मैं बात रखना चाहता हूँ जिस तरफ अभय जी ने इशारा किया कि देखिए जिस दिशा में देश जा रहा है और खास तौर से बीजेपी जो राजनीति कर रही है, क्या गोवा में 11 एमएलए थे कांग्रेस के, 8 तोड़ लिए गए? क्या गोवा में सरकार बनाने का संकट था? नहीं था। फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में बीजेपी है और वो फिर भी 8 एमएलए तोड़ दिया। इसका संकेत सीधा है कि बात तो हो रही थी कांग्रेस मुक्त की कर रहे थे, अब ये बेसिकली विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए साहब, 24 घंटे में जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया। कोई कमीशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आंकड़े नहीं और पहली बार विशुद्ध जाति के नाम पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण आए हैं। विशुद्ध, कोई बहस नहीं, कोई आंकड़े नहीं। क्यों? क्योंकि उनका नेता भी जागृत है और समाज भी जागृत है। दावेदारी, हिस्सेदारी तो चिंतन मनन एक इसका जरूरी हिस्सा है, लेकिन जब तक आप अपनी ताकत सड़कों पर नहीं दिखाएंगे, और इतनी बड़ी सरकार है, 2 टर्म से है, लेकिन इसी सरकार में कई आंदोलन सफल हुए हैं। मुझे याद है SC/ST एक्ट वाला आंदोलन था, फिर रोस्टर का आंदोलन था, किसान आंदोलन था। ये सफल हुए इस देश में। और देखिए, मैं समझता हूं कि जाति जैसे हिंदू धर्म में है वैसे यहां के सभी जगह ये लीला जारी है। अगर जो लीला यहां है वही वहां भी है तो उसका इलाज भी वैसे ही होगा, उसका समाधान भी ऐसे ही निकलेगा। लोग कहते हैं, हम तो बोलते हैं कुछ, तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो सिर्फ खड़ा ही हो जाऊंगा, तो उससे भी किसी की भावना आहत हो सकती है। शर्ट सफेद है तो इससे भी किसी की भावना आहत हो सकती है। जब आप हिंदू हिंदू कहते हैं, वोट लेते हैं हिंदू कहते हैं, तो फिर वो पानी पीता हुआ बच्चा कैसे पिट जाता है? महिलाओं के बलात्कार, दलितों की हिंसा क्यों होती? मंदिर में जाने दो, उसको मठाधीश बनने दो। तो हिंदू धर्म के जो पैराडॉक्सेस हैं, अंतर विरोध, अभी कुछ बात हम बोलेंगे, कुछ हो सकता है आहत हो जाए। जेएनयू की बीसी कह रहे हैं शिव शूद्र हैं, योगी कह रहे हैं कि हनुमान है, दलित हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि घर वापसी आंदोलन चला लीजिए, अपने अपने शिव को और गणेश को अपने यहां ले आइए। कब्जा किया हुआ सारे जगह पर। दोस्तों, मैं चाह रहा था कि मैं अम्बेडकर को कोट करूं और 3 इंपॉर्टेंट भाषण, और उसी से हम समझ पाएंगे कि हम आखिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, जब तक ये दोनों हम नहीं समझेंगे
तब तक मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन देश में सफल नहीं हो सकता है। अपनी कमजोरियां भी समझे। ये पेरियार से जब अंबेडकर मिले थे, और मैं बता दूं कि सबसे पहले देश में लोकल बॉडीज में सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण मिला था 1920 में, मद्रास और मुंबई प्रोविंस में। अगर मैं सही हूं तो हिलाल साहब 17 से लेकर 37 तक वहां पे जस्टिस पार्टी थी, वो सत्ता में थी 20 साल। 20 साल बाद वो हार जाती है चुनाव में 37 में। उसका एनालिसिस डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो जस्टिस पार्टी, जो पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स है, उसमें क्या क्या समस्याएं वो हाईलाइट करते थे। और उनकी मुलाकात हुई मद्रास में, पेरियार में। एक और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मराठाओं ने एक पत्रिका निकाली और पत्रिका के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चिट्ठी लिखा कि आप हमारे लिए आकर बोलिए। तो उन्होंने अपना जो है एक संदेश भेजा था, और वो था कि भाई जो बीच की जातियां हैं, इसके समस्या के ऊपर उन्होंने लिखा है कि या तो आप अपर कास्ट बन जाओ या फिर नीचे आ जाओ, कि जातिवाद का दंश भी झेलेंगे और उसका मजा भी लेंगे। ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। बहुत शानदार उनका वो आर्टिकल है, उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन वो मेरे पास है, अगर किसी साथी को चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन लखनऊ में 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया था। उस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर थे सरकार में, और भाषण में उन्होंने ये बताया था कि मैंने कांग्रेस रिजीम क्यों ज्वाइन किया, कांग्रेस सरकार हमने क्यों ज्वाइन किया। 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बताते हैं कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। कि सब कुछ नहीं मिला लेकिन कुछ तो मिला, और हर समय आलोचना के लिए आलोचना करने के सिद्धांत का पक्षधर मैं नहीं हूं। हम सरकार के बाहर रह के जितना काम करते उसे सरकार में अंदर रह के करते। मैंने कांग्रेस के मेंबर की तरह मैंने गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन किया। हम कांग्रेस के इनविटेशन पे हमने सरकार ज्वाइन किया है। 25 अप्रैल 1948 लखनऊ में उनका भाषण है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 2 दिन का प्रोग्राम था, और उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, पिछड़े वर्ग की राजनीति पर उन्होंने उठाया। पिछड़े वर्ग के कई लीडर्स वहां पे बैठे हुए थे, उनके कहने पे पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर उन्होंने बात कही। ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं कि 3 दशक जब मंडल आयोग लागू हुआ, हम लोग छात्र थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। 3 दशक उत्तर भारत में बड़े बड़े नेता हुए। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, तमाम लोग बड़े नेता। लेकिन फाइनली बीजेपी कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है सेंटर में? हिलाल साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो बताएं। क्या 30 वर्षों में मंडल कमीशन के 40 रिकमेंडेशंस हैं, उसमें से जहां तक मुझे लगता है 1.5 लागू हुआ, वही पूरा लागू नहीं हुआ है। 1.5 लागू हुआ है, पूरा लागू नहीं हुआ। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं भारत में, संख्या आप बहुसंख्या बात कर रहे हैं, एक रिकमेंडेशन ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। कि ये जो समाज जिंदा रहता है, जागृत रहता है, उसको बगैर बोले हुए 10% मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। हिलाल साहब ने शंका जाहिर की है, शंका हमें भी रहता है। बीच बीच में एक आध ट्रिलर टाइप से कुछ ऐसा जजमेंट आ जाएगा कि आप सेलिब्रेट कीजिए। तो जैसा राजनीति है उसका रिफ्लेक्शन जुडिशरी पे भी रहता है। मेरा ये सवाल है कि सवाल आप कोई सवाल उठाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप में तो आपस में बहुत जातियां हैं, भेदभाव है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि सोशल रिफॉर्म के लिए अभी नहीं आया कि मैं रोटी बेटी का सवाल नहीं, जिसको जहां जैसे रहना रहो। मेन सवाल है राजनीतिक अधिकार का, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का। तो फोकस्ड वो बात कर रहे हैं, फोकस्ड कह रहे हैं कि इतने संत हुए इस देश में, संत परंपराओं से उद्धार नहीं हुआ था। ये जाति का सवाल एक राजनीतिक सवाल भी है, एक राजनीतिक सवाल भी है, सामाजिक है।
दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये चूंकि मल्टीपल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी मल्टीपल होगा। अब तो राजनीतिक आकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है, एक अकेले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जाति जाति के नेता हो गए। सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, इतिहास का छात्र हूं, अभी हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे आइडियोलॉग्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, हिस्टोरियन नहीं है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि इन इश्यूज को, ये सिर्फ रैलियों में इश्यूज नहीं होगा ना, उसमें गंभीर चिंतन होगा, उस पर रिसर्च होगा, उसके पैराडॉक्सेस को हाईलाइट किए जाएंगे। तो राजनीतिक आंदोलन तो चलेगा, लेकिन हमें अपने बच्चों को बनाना भी, आइडियोलॉग्स भी तो बनाना पड़ेगा ना। लिखेगा कौन अखबार में? कुछ ऑक्सफोर्ड कैंप, जितने भारत का आंदोलन, अगर स्वाधीनता आंदोलन चला तो जितने इसके लीडर थे ज्यादातर वो सब विदेश में पढ़े हुए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपनी ताकत दिखाई है, और ये बहुत ही श्रम साध्य है ना, ये प्रक्रिया है कि ताकत तो दिखानी पड़ेगी, सवाल उठाने पड़ेंगे। अगर हक हकूक के सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब हम समाज तोड़ने की बात नहीं कर रहे। अगर किसी को ये लगता है तो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग फिर से ठीक कर लेनी चाहिए। ये समाज तोड़ने की बात नहीं है, ये डिग्निटी के साथ हर लोगों के जिंदा रहने की बात है, डिग्निटी के साथ। तो साथियों, पॉलिटिकल सवाल तो पॉलिटिकली एड्रेस होंगे। हमको लगता है कि अली अनवर साहब को, आप लोग को जो है, हम भी रहेंगे साथ में, एक दूसरा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना पड़ेगा। तब जाके जो है ना, जब लोग जगेंगे, समझेंगे, थोड़े व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलेंगे, लगेगा कि लार्जर सवाल है, मेरे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, मेरे कमिंग जनरेशन का सवाल है, ये सवाल है। तो इसको कैसे, हमें तो मिट्टी में मिलना पड़ेगा इसके लिए। और जो हमारे शत्रु हैं, राजनीतिक और आर्थिक शत्रु, सांस्कृतिक हैं, वो अपने लिए नहीं जीते, आने वाली पीढ़ी की तैयारी करते हैं। अब एम्स में और IIT में रिजर्वेशन का विरोध हो रहा था, तो कौन कर रहा था? जो इंजीनियर डॉक्टर था वो कर रहा था, अपने लिए थोड़ी कर रहा था, वो आने वाले अपने नाते रिश्तेदारों के लिए कर रहा था। तो इसीलिए हम सबको ये समझिए कि हमें जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें जिंदगी में। नेक्स्ट जनरेशन की हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब सवाल, लंबी लड़ाई होती है, हजारों साल से सवाल उठते रहे जाति व्यवस्था पर। गौतम बुद्ध के जमाने से ये सवाल तो हजारों साल से लड़ाई चल रही, कितने दिन चलेगी ये भी नहीं जानते, लेकिन लगातार हैमरिंग करते रहना पड़ेगा, क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।